नमस्कार सभी को। डे 11 लेक्चर 10 पार्ट 1 एनसीईआरटी ज्योग्राफी में सबका स्वागत। लास्ट डे है हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी का और सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद प्रीलिम्स का टेस्ट होगा। तो अगर किसी ने अभी तक हमारी वेबसाइट पर नहीं रजिस्टर किया है तो आज ही www.kpsinstitute.com पे जाके अपने आप को फ्री प्रिपरेशन पे क्लिक करके वहाँ पे स्टार्ट प्रिपरेशन टुडे पे फॉर्म फिल कीजिए। 100% तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री है। 217 दिनों में सारी तैयारी करेंगे। इसके अंदर आपकी हर चीज़ इंक्लूडेड है। सारे सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस से लेके आपकी टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। तो एक एक करके वहाँ पे अपीयर होना शुरू होगा। पर अगर अभी तक आप यूट्यूब पे देख रहे थे तो वहाँ पे देना शुरू कीजिए ताकि आप टेस्ट सीरीज और बाकी फैसिलिटीज़ का भी वहाँ पे फ़ायदा उठा सकें। अब आज का लेक्चर शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज की। देखो हमारे रिसोर्सेज इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन शुरू हो गया है। हमारी रिसोर्सेज का हमने यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक बेसिक पढ़ना है। ठीक है। तो जब हम आपकी ज्योग्राफी वैसे स्टडी करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन दोनों को सब डिवाइड करके पढ़ेंगे। वर्ल्ड लेवल पे रिसोर्सेज कहाँ हैं, इंडिया में कहाँ पे हैं, इस तरीके से हम इन रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अभी एक बेसिक डिटेल्स के लिए देखो, रिसोर्सेज आपकी दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन यूज, उनका इस्तेमाल कितना हो रहा है या कैसे हो सकता है। और दूसरा है बेस्ड ऑन रिप्लेनिशमेंट। बेस्ड ऑन यूज का क्या मतलब है? बेस्ड ऑन यूज का मतलब है कि कितना अभी रिसोर्स एक्चुअली हमें पता है, कितना एग्जिस्टेंस में है और कितना पोटेंशियल है किसी चीज का। देखो, पोटेंशियल और एक्चुअल वर्ड में फर्क क्या होता है? पोटेंशियल होता है जिस चीज को अभी तक यूज नहीं किया गया। देखो, अगर मुझे पता है कि लेट्स सपोज जो आपके लद्दाख का एरिया है, लद्दाख के एरिया में यूरेनियम के रिजर्व्स हैं, ये हमें पता है, पर अभी तक इनकी क्वांटिटी नहीं पता और अभी तक हमने कोई माइनिंग करनी नहीं शुरू की है। तो एक्चुअली हमें नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी वहां से निकलेगी और हमें कितनी माइनिंग बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो जब अभी हमें सिर्फ पोटेंशियल पता है कि लद्दाख के अंदर यूरेनियम का पोटेंशियल है, ठीक है, पर जब तक उस रिसोर्स को हम प्रॉपरली मेजर नहीं कर लेते कि एक्चुअली अर्थ के अंदर कितनी अवेलेबल है और उसके बाद कितनी माइंस लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक्चुअली उसका रियल फिगर नहीं पता लगा सकते। ठीक है। तो रियल फिगर हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है, जब तक हम ये सारे फिगर्स नहीं एस्टिमेट लगा लेते। क्लियर है? अब इससे आगे बढ़ते हुए दूसरी साइड पे बेस्ड ऑन रिप्लेनिशमेंट। देखो, रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है कितनी जल्दी ये वापस आ सकती हैं। उसके अकॉर्डिंग हम दो टाइप के रिसोर्सेज बनाते हैं, एक है रिन्यूएबल और दूसरी है नॉन रिन्यूएबल। देखो, नॉन रिन्यूएबल जैसे कि हम अक्सर कह देते हैं कोल को या जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं। देखो, ऐसा नहीं होता कि कोल वापस कभी अर्थ के ऊपर आने ही नहीं वाला। बस नॉन रिन्यूएबल उन सोर्सेज को बोल देते हैं जो बहुत जल्दी वापस नहीं आने वाले। इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं वापस आने में। ठीक है। तो आज जो हम जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल ये सब कुछ यूज कर रहे हैं, ये आज से लाखों साल पहले बने हैं। उसके बाद आज हम यूज कर पा रहे हैं। और हम इसे जिस स्पीड से यूज कर रहे हैं ना, उस स्पीड से ये वापस नहीं आने वाले। इस कारण हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं कि हमारे जीते जी ये चीजें वापस जितनी हम यूज कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी में ये वापस नहीं आने वाली। पर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये अपने आप को उतनी फ्रीक्वेंसी से रिचार्ज भी कर पाती हैं। ठीक है। जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी रोज सन ने आना है, रोज एनर्जी आनी है, रोज रिप्लेनिश हो जानी है। तो अगर मैं जितने मर्जी सोलर पावर प्लांट्स लगाता जाऊं, वो सारे के सारे काम करेंगे। उसका यही काम है, क्योंकि वो रोज का रोज एनर्जी मिल रही है, वो रोज रिप्लेनिश हो रही है। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में ये सबसे बड़ा फर्क समझना। कभी अगर पेपर प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आ गई कि नॉन रिन्यूएबल कभी वापस ही नहीं आने वाली, अगर एक बार खत्म होगी, ये गलत है। ठीक है। और ये गलती मेंस के लिए भी याद रखना। मेंस के लेट्स सपोज कभी पेपर में डेफिनेशन लिख रहे हो, डेफिनेशन इस चीज के भी नंबर कटते हैं, डेफिनेशन कितनी एक्यूरेट है। तो अगर आप डेफिनेशन ही ऐसी लिख रहे हो कि ये कभी रिसोर्स वापस ही नहीं आने वाली, तो ऑब्वियसली आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि वो डेफिनेशन अधूरी है या गलत ही है अपने सेंस में। ठीक है।
राइट सेंस की डेफिनेशन आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, तो ये वो रिसोर्सेज होंगी जो वापस तो आएंगी, पर जिस स्पीड से हम यूज कर रहे हैं उस स्पीड से ये रिप्लेनिश नहीं होने वाली। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे कुछ मेटालिक और नॉन मेटालिक रिसोर्सेज स्टडी करनी है एनसीईआरटी लेवल पे। सबसे पहले तो नॉन मेटालिक रिसोर्सेज दो हमने एनसीईआरटी लेवल पे स्टडी करनी है, एक माइका के बारे और एक लाइमस्टोन के बारे। देखो माइका क्यों इंडिया के लिए इतना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इंडिया ना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। लिटरली बोला जाता है कि इंडिया के पास माइका प्रोडक्शन में मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब होता है जब एक सिंगल प्लेयर का पूरी मार्केट में होल्ड हो, क्योंकि पूरी दुनिया में जो माइका की सप्लाई है उसका 60% इंडिया ही पूरा करता है। ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो रिजर्व्स हैं माइका के वो आंध्र प्रदेश में है। इंडिया का टोटल 41% रिजर्व्स जो हैं, मतलब रिजर्व्स का मतलब जितने जमीन के अंदर हमें मिले हैं, उसके अलावा आंध्र प्रदेश ने अपनी इस पूरी रिजर्व की प्रोडक्शन को यूटिलाइज भी किया हुआ है। 93% इंडिया जितना बनाता है ना, यानी कि दुनिया का 60% जो इंडिया बनाता है उसका 93% सिर्फ आंध्र प्रदेश बनाता है। तो आंध्र प्रदेश इसमें बहुत बड़ा लीडर है माइका प्रोडक्शन में। ठीक है, अगली चीज है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आपके कार्बोनेट रॉक्स होते हैं, जिससे आपका चूना पत्थर भी जिसे कह देते हैं, तो लाइमस्टोन वो आपके पत्थर है। 75% जो लाइमस्टोन का पत्थर आता है ना वो सीमेंट इंडस्ट्री यूज कर जाती है। 16% आयरन और स्टील इंडस्ट्री को चाहिए होता है, एज अ फ्लक्स चाहिए होता है। ठीक है, और बाकी आपके पेपर बनाने में, शुगर बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने, इन इंडस्ट्रीज को भी लाइमस्टोन की जरूरत होती है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश है। देखो प्रोड्यूसर और सबसे बड़े रिजर्व में यही फर्क है। रिजर्व का मतलब है किस स्टेट के अंदर पोटेंशियल है, और प्रोड्यूसर है कौन उस चीज को एक्चुअली यूज कर पा रहा है। ठीक है, यही एक्चुअल और पोटेंशियल में यही चीज फर्क है। ठीक है, पोटेंशियल रिजर्व किसी के पास भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया में ऐसे अभी बहुत सारे रिजर्व्स हैं जिन्हें हमने अभी प्रॉपरली यूज नहीं किया। वो अभी हमारा सिर्फ पोटेंशियल है कि इंडिया आने वाले सालों में ये चीजें प्रोड्यूस कर सकता है, पर अभी कर नहीं रहा, तो अपने आप ही वो डाउनफॉल है अभी, मतलब हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। ठीक है, क्लियर है, तो इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट जो आपका है, हमने आयरन ओर के बारे में पढ़ना है। देखो आयरन ओर क्या है, आयरन ऐसे जो नेचर में मिलता है ना, आयरन अपने आप में कभी नहीं मिलता। आयरन हमेशा किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके ना कंपाउंड बना के ऑक्सीजन के साथ हुई होती हैं। ठीक है, मतलब जब भी हमें अर्थ के अंदर ये एज अ आयरन ओर के पत्थर मिलेंगे, ये किसी न और पत्थर और किसी एलिमेंट्स के साथ जुड़ के बैठे होंगे। खासकर ऑक्सीजन बहुत बड़ा कंपाउंड होता है जिसके साथ ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, अगर मैं क्रस्ट के अंदर एलिमेंट्स बताऊं सबसे बड़े कौन से एलिमेंट्स हैं अर्थ के अंदर, क्यों मैं ऑक्सीजन का नाम लिया। देखो ऑक्सीजन सिर्फ हवा नहीं है, ऑक्सीजन वैसे भी रिएक्ट कर सकते होते हैं। क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है सिलिका। ठीक है, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे आपकी अर्थ के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन एज कंपाउंड वो रिएक्ट करके बैठी होती है इन सारी चीजों के साथ, तो इनके अंदर आपके ऑक्सीजन रिएक्ट करके कंपाउंड बना के बैठी होती है। तो ओवरऑल अगर आप ऑक्सीजन को एज अ सिंगल एलिमेंट देखोगे, इसी कारण वो सबसे लार्जेस्ट बन जाती है, सेकेंड लार्जेस्ट सॉरी। अब आयरन ओर जब मिलता है, आयरन ओर को हम अपने आप में 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमनोटाइट, लेमोनाइट और सिडराइट। इसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी हेमेटाइट है और सबसे वर्स्ट क्वालिटी सेड्राइट है। तो ये इसी सीक्वेंस में यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। सबसे अच्छी हेमेटाइट, फिर आपकी मैग्नेटाइट, फिर आपकी लेमोनाइट और फिर आपकी सेड्राइट। हेमेटाइट जब इसका पत्थर मिलता है ना, ये थोड़ा रेडिश कलर का पत्थर होता है। बेस्ट क्वालिटी होती है क्योंकि ये जो पत्थर मिलेगा इसके अंदर 70% मेटालिक कंटेंट होता है। तो इस पत्थर को पिघलाना शुरू करोगे, इसके अंदर इम्प्यूरिटीज बहुत कम होंगी और जो कंपाउंड्स और जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत कम होंगे, ज्यादातर आपका आयरन होगा।
तो इस कारण इसे फिल्टर करना बहुत आसान है और ये बहुत ही प्योरेस्ट कंपाउंड्स बनाता है। तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको रॉक सिस्टम पे, तो धारवाड़ और कडप्पा आपके ये दो रॉक सिस्टम्स में काफी ज्यादा पाया जाता है। और इसका 80% जो रिजर्व है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, इंडिया के अंदर। मतलब बाकी इंडिया के अंदर आयरन और भी कमी पड़ती है, हमें ये ज्यादातर बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, पर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कहाँ पे है। अगर मैं मैग्नेटाइट की बात करूं, मैग्नेटाइट काले रंग का हो जाता है। इसमें 60 to 70% मेटालिक कंटेंट है, तो इसमें 70% से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 60 to 70% है, तो ये उससे कम हो गया। ठीक है, इसे और जितना कम होता जाएगा उतनी यानी कि बाकी और इम्प्योरिटीज और एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उतना ही हमें इसे साफ करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा मेहनत लगेगी, उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर उतना ज्यादा महंगा लोहा होगा। क्योंकि अगर मैंने इतना बड़ा पत्थर निकाला, कर करा के उसके अंदर आयरन लेट्स सपोज सिर्फ इतना कोई निकला, बाकी सारा वेस्ट था, तो अपने आप में पत्थर साफ करने में कितनी एनर्जी लगी है। ठीक है, ये भी आपके धारवाड़ और कडप्पा सिस्टम में पाए जाते हैं ज्यादातर। पर ये जो पत्थर हैं ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरला साइड है। ठीक है, लेमोनाइट की बात करूं, लेमोनाइट आपका येलोइश कलर का है, यहाँ पे 40 to 60% मेटालिक कंटेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जैसे रानीगंज सीरीज जो है, द मुड्डा सीरीज ऑफ रानीगंज कोल फील्ड्स, फिर आपके गढ़वाल का एरिया, आपके उत्तराखंड का मिर्जापुर का एरिया, उत्तर प्रदेश में कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, ये सारी इन जगहों पे पाया जाता है। सिडराइट का पत्थर देखो इन सबके साथ ही आसपास मिक्स पाया जाता है। ठीक है, इसकी कोई अपने खुद के रिजर्व्स नहीं है भी तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि ये फुल ऑफ इम्प्योरिटीज है। इसमें देखो 40% से कम मेटालिक निकल रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि मेहनत ज्यादा लगी है, तो वो महंगा ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होती है जितना बेटर क्वालिटी ढूंढ सके ना हम वो ढूंढें। ठीक है, और इसे बिल्कुल ही इग्नोर ही कर दिया जाता है, इसे तो फेंक दिया जाता है। ऐसे ही होता है। अगर मुझे साल नहीं याद, पर कुछ साल पहले एक हमारी न्यूज़ मीडिया ने बहुत बड़ी खबरें कवर करना शुरू किया था कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सोने का रिजर्व मिल गया, ये इतना बड़ा है कि इंडिया दुनिया का सबसे अमीर देश, फलाना ढिमकाना, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आनी शुरू हुई थी। तो बहुत सारे उस टाइम पे भी जो इकोनॉमिस्ट थे और जो आपके जियोलॉजिस्ट थे, उन सब ने यही बोला था कि ये मीडिया गलत न्यूज़, हमारे मीडिया एक्सपर्ट है गलत न्यूज़ फैलाने में, नॉलेज तो है नहीं आजकल। ठीक है, जर्नलिस्ट को भी तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ताकि बस चैनल चलता रहना चाहिए, बस बोलते रहो। तो इस कारण आपके उन्होंने ये जो न्यूज़ फैलाई थी बेसिकली, अब कहाँ है वो गोल्ड, अब क्यों नहीं न्यूज़ आती, क्योंकि बस टीआरपी का टाइम खत्म हो गया। सी होता क्या है, जितना गोल्ड हमें रिजर्व मिला होगा वो सारा काम का नहीं होता, उसमें से गोल्ड तो खासकर सिर्फ 10% का ही रिजर्व काम का होगा, बाकी सारा वेस्ट होगा। तो वो अब करते कराते वो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और वो भी कितनी डेप्थ पे है ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं सॉइल क्या होती है। देखो सॉइल है जो टॉप लेयर होती है ना हमारी अर्थ सरफेस की, उसे हम सॉइल रेफर करते हैं। यही लेयर सारे के सारे ऑर्गेनिक मिनरल्स को कैरी करती है। इसी कारण एक चीज रेफर करते हैं, देखो जितनी हमारी सॉइल है ना, सॉइल की जो पहली लेयर है, मतलब ये जो सारी की सारी हमारी अर्थ सरफेस है, इसकी जो पहली लेयर है जिसे हम सॉइल रेफर कर देते हैं, इस लेयर के अंदर ही हमारी अर्थ की 90% फर्टिलिटी है। यानी कि प्लांट्स को अगर फर्टिलिटी चाहिए, जितने मिनरल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो ये पहली छोटी सी लेयर के अंदर ही सारी की सारी फर्टिलिटी है। इसे अब बचाना इसलिए जरूरी है कि देखो इसके ऊपर दोनों चीजें असर दिखाती हैं। आपकी जब भी विंड और वाटर इसके ऊपर से फ्लो करेंगे वो इरोजन करेंगे। अब जब भी इरोजन होगी, तो अगर ये यहाँ से ये सारी मिट्टी वॉश आउट होगी, ये नीचे सारी पथरीली जमीन निकलेगी। ये जो पथरीली जमीन इसके नीचे निकलेगी वो किसी काम की नहीं है खेती के लिए या किसी और चीज के लिए। तो हमें ये टॉप लेयर को बचा के रखना बहुत जरूरी है, जहाँ पे भी फर्टिलिटी चाहिए और हमें खेती करनी है या कोई भी वैसे भी ट्रीज लगाने हैं, कुछ भी लगाना है।
यही लेयर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पड़ेगी। ठीक है, तो ये सॉइल बनती कैसे है? ये सॉइल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग से बनती है। देखो, मैंने आपको पहले रॉक सिस्टम में बताया था कि सबसे पहले रॉक्स होते हैं। रॉक्स जितना टूटेंगे वो धीरे धीरे सॉइल बनाते हैं। ठीक है, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको बताया था अलग अलग लेयर्स बनती है, क्योंकि अलग अलग जगह से हवा आएगी, अलग अलग जगह से वो इकट्ठे होके वैसे वो सारा का सारी चीज बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है ये दो तरीके से हो सकते हैं, फिजिकल वेदरिंग हो सकती है या केमिकल वेदरिंग हो सकती है। अब फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? फिजिकल वेदरिंग होती है जब भी आपके पत्थर फिजिकल फोर्सेस के कारण टूटते हैं। ठीक है, अब फिजिकल फोर्सेस क्या हुए? देखो, आपका जो ये पत्थर था, कहीं से ये पत्थर गिरा, ये पत्थर था, इसके ऊपर जब ये गिरा था इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर टॉप पे क्रैक आया हुआ था। इस क्रैक में क्या हुआ, अब जब मानसून आई, बारिश आई, इसके पत्थर है, इसके अंदर इतने छोटे से एरिया में पत्थर के अंदर पानी भर गया था। सर्दियों का मौसम आया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये पत्थर के अंदर ये बर्फ जम जाएगी। अगर ये बर्फ जमेगी तो ये बर्फ, हमेशा बर्फ फैल जाती है ना, एक्सपैंड हो जाती है, वो थोड़ी सी ज्यादा जगह बना लेगी। अगली बारी अब जब दोबारा से आपका गर्मी आएंगी, ये पिघलेगा, तो क्रैक पहले से बड़ा हो चुका होगा। ठीक है, ये मैं पत्थर ही दोबारा बनाता हूँ ताकि हम क्रैक की जगह बना के रखें। ठीक है, अब ये क्रैक की जगह बड़ी हो चुकी है। अब फिर से मानसून आएगा, इसके अंदर फिर से इस बारी पानी भर जाएगा। ठीक है, फिर एक्सपेंशन होगी, मतलब फिर विंटर्स आई, पानी जम गया, फिर से इसने और ज्यादा जगह बना ली। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, हर बारी ये जगह बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा कि आपका ये पत्थर दो हिस्सों में ऐसे टूट जाएगा। एक तो ये तरीका होता है पत्थर टूटने का, इसके कारण मतलब बर्फ जमी, बर्फ पिघली, बर्फ जमी, बर्फ पिघली, इसके कारण वो पत्थर को तोड़ सकता है। दूसरा तरीका एक जो और है, आपके डेजर्ट्स के अंदर पत्थर कैसे टूटते हैं। देखो, अगर रेगिस्तान में आपका कोई भी पत्थर पड़ा है, या आपके रेगिस्तान में एक पत्थर मान लो, यहाँ पे अब आपकी हवा के अंदर मिट्टी, जब हवा चलेगी तो मिट्टी भी उड़ रही है। मिट्टी देखो भारी होती है, तो वो हवा ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाती, वो नीचे नीचे ज्यादा उड़ती है। तो उसके कारण क्या होगा, हवा, जब मैंने आपको बताया ये जो मिट्टी होती है, मीजोस्फीयर लेयर, जब हम एटमॉस्फेयर की पढ़ रहे थे तब भी बताया था, मिट्टी हमेशा रगड़ मार के जाती है। अगर आप भी तूफान में जा रहे होगे आपको भी चुभेगी मिट्टी। तो मिट्टी रगड़ सारी जगह मार रही होती है, पर ज्यादातर नीचे ट्रैवल कर रही होती है, तो यहाँ नीचे सबसे ज्यादा पत्थर के रगड़ लगती है। जितना ये पत्थर के साथ घिसती जाएगी, उतना ये पत्थर को तोड़ती भी जाएगी। और जितना ये पत्थर को तोड़ती जाएगी, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आपका पत्थर था, क्योंकि नीचे से ज्यादा रगड़ बज रही है, नीचे से आपका ये पत्थर कंपैरेटिवली ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पत्थरों को धीरे धीरे, मतलब ये ऐसी शेप लेने लग जाते हैं, नीचे से ज्यादा पतले होते हैं, ऊपर से ज्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि रगड़ पड़ चुकी होती है। ऐसे पत्थरों को आपके मशरूम रॉक्स बोला जाता है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि ये मिट्टी के कारण ये नीचे रगड़ पड़ी है। तो ये फिजिकल और केमिकल वेदरिंग, सॉरी, ये फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं। ठीक है, अब केमिकल वेदरिंग क्या हुई, जब लेट्स सपोज एक पत्थर था, अब एक पत्थर के अंदर कोई कीड़ा रहने लग गया, उसने अपनी जगह बनाई, अंदर कीड़ा रहने लग गया। अब कीड़े अंदर अगर पत्थर के रहेंगे, वो हमेशा लगातार जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे, वो अपने एंजाइम्स पीछे छोड़ते जाएंगे, अपनी बॉडी का वेस्ट छोड़ते जाएंगे ना। वेस्ट एक तरह से और कुछ नहीं होता, एसिड होता है। उसके कारण ये पत्थर अपने आप में टूटता जाएगा। ठीक है, एसिड के कारण आसपास पत्थर कमजोर होता जाएगा ना, तो जहां जहां पे कीड़ा ट्रैवल करी जाएगा पत्थर के अंदर, वो आसपास पत्थर को कमजोर करता रहेगा। ठीक है, एक स्टेज आएगी कि आपका पत्थर अंदर से इतना कमजोर हो चुका है, क्योंकि चारों ओर एसिड के कारण ये लगातार टूटता गया है, तो एक टाइम पे ये क्रैक कर जाएगा और आपका पत्थर दो हिस्सों में हो जाएगा। पहले दो हिस्सों में होगा, देखो ऐसे ही छोटे छोटे हिस्से होते जाते हैं। तो वेदरिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, सदियों में होता है, तो हजारों लाखों साल लग सकते हैं एक पत्थर को आगे ब्रेक डाउन होने में। तो इस तरीके से ये चीज,
ठीक है। सिमिलरली आपके जब ग्लेशियर मूव करते हैं, फिजिकल वेदरिंग की बात करूं, ग्लेशियर क्या होते हैं, देखो ग्लेशियर लगने को लगता है कि बिल्कुल स्टेबल एक ही जगह खड़े मूव कर रहे होते हैं बहुत स्लोली। इसके कारण क्या होता है, क्योंकि ग्लेशियर का अपने आप में वेट तो बहुत है, इसके कारण ये सारे नीचे वाली सरफेस पे ना रगड़ मारते जा रहे होते हैं। तो यहाँ से जितनी भी मिट्टी है सब कुछ है, ये अपने साथ रगड़ रगड़ के आगे लेके जा रहे होते हैं। तो पत्थर एक तो स्मूथ कर देते हैं रगड़ रगड़ के, दूसरा जब स्मूथ कर रहे होते हैं जितने भी उनके हिस्से होते हैं वो तोड़ते जाते हैं। इस तरीके से भी वेदरिंग हो जाती है, और क्योंकि इस ग्लेशियर के अंदर ही ये सब कुछ मिक्स हो रहा है, मिट्टी और पत्थर का, जहां जाके भी ये गिरेंगे, जिस भी नदी का ये हिस्सा बनते जाएंगे, उसके अंदर ये अपने आप ऐड होते जाएंगे। इस तरीके से आपकी वेदरिंग अक्कर होती है। लास्ट में अब हम ये जो टॉप लेयर है, जो मैंने आपको बताया जिसके अंदर आपकी 90% फर्टिलिटी टॉप लेयर के अंदर ही है, अब इस 90% लेयर को हम बचाए कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है कि 90% लेयर को बचाएं कैसे। इसके कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले मल्चिंग का मेथड। देखो मल्चिंग के मेथड में क्या होता है कि आप अपनी जमीन को ना बिल्कुल खाली ना छोड़ो। अगर जमीन के ऊपर कुछ भी उगा नहीं हुआ, लेट्स सपोज इन बिटवीन सीजन भी है, या अगर आपने क्रॉप्स उगाई हैं तो बीच में जगह पड़ी है, लेट्स सपोज, इस जगह को खाली ना छोड़ो, क्योंकि जब भी हवा चलेगी, हवा यहाँ से मिट्टी उड़ा उड़ा के ले जाएगी। तो जमीन को खाली ना छोड़ो। जितना भी हिस्सा जमीन का खाली पड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर आपका ऑर्गेनिक वेस्ट फेंक दो। उसे ऑर्गेनिक वेस्ट से कवर कर दो। ऑर्गेनिक वेस्ट कैसे हो गया, देखो लेट्स सपोज आपने जो कोई सूखा हुआ घास हो गया, घास इन द सेंस वीड, घास नहीं, घास का एग्जांपल लगाओ, स्ट्रॉज लगा लो, जैसे आपके राइस के स्ट्रॉ हो गए। देखो आपने राइस क्रॉप जब उगाई थी तो उसका जो लास्ट में रिमाइंडर रह गया, जो आपके स्टबल रह गए, स्टबल को जलाने की जगह उससे ये सारी जगहों पे फैला देना चाहिए। उसने उगना तो नहीं है अब, पर वो इस जगह पे धीरे धीरे मिट्टी में खुद ही डिकम्पोज होती रहेगी। एक तो आपके सॉइल के अंदर एक तो फर्टिलिटी भी ऐड करती रहेगी, दूसरा एक तरह से ये कवर प्रोवाइड कर देगी पूरी की पूरी जमीन को, ताकि हवा भी चले, वो नीचे से मिट्टी नहीं उड़ा पाएगी। इस कारण इस तरीके से हम आपकी मिट्टी उड़ने से बचा सकते हैं। दूसरा, जितनी आपकी सॉइल एक्सपोज पड़ी होती है, जमीन ही रब होगी, जितनी आपकी सॉइल ऐसे एक्सपोज पड़ी होती है, आपका यहाँ से जमीन के अंदर से मॉइस्चर भी तो उड़ रहा होता है। ठीक है। और इस मॉइस्चर अगर मैं इसे कवर करके रख दूंगा ऑर्गेनिक मैटर से, तो वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रही जमीन, तो आपका मॉइस्चर का लॉस भी जमीन के अंदर से नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स आपका सारा मॉइस्चर अपनी रूट्स के थ्रू लेते हैं, तो जमीन के अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहना जरूरी है। तो इसका तरीके से मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंटूर बैरियर्स। अब ये कंटूर बैरियर्स क्या होता है, देखो कंटूर, पहले मैं आपको वर्ड्स बताऊं कंटूर का मतलब क्या होता है। देखो जब भी आपके जैसे आर्मी या किसी के लिए भी पहाड़ों के जब मैप्स बनाने होते हैं ना, हम एक्चुअली मैप्स ऐसे नहीं बना सकते। किसी भी फील्ड में जब भी मैप्स की जरूरत पड़ती है, मैप्स ऐसे नहीं बना सकते कि सीधी पहाड़ी कितनी क्या है। पहाड़ियां बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना इन सारी जगहों को एज अ लाइन सपोज कर लेते हैं, कौन सा एरिया कितना ऊंचा है, बस ये देखने के लिए। देखो जहां से जैसे इतनी कोई थिकनेस रहेगी, और यहाँ पे एक बीच में उठा हुआ हिस्सा है, लेट्स सपोज ये ऐसे होता कोई हिस्सा, तो यहाँ पे एक अलग से डॉट होता, बाकी की लाइन यहाँ पे होती है। तो ये मैप ना ऊपर से ऐसे दिखते हैं, मतलब फिर मैप्स के ऊपर ये कैसे बनाए होते हैं, ऐसे करके बनाए होंगे। ये छोटा सा ये ऊपर हिस्सा, ये जो टॉप पे है, और ये इस साइड पे हाइट वाला हिस्सा। तो इस तरीके से देखो इसमें कौन सा, फिर यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पे ना हाइट लिख दी जाती है कि ये पहली लाइन 100 मीटर ऊपर रिप्रेजेंट करती है, ये दूसरी लाइन 200 मीटर, ये 300 मीटर, और ये 500 मीटर के दोनों पीक्स हैं, ऐसे लिख दी जाती है। तो यहाँ पे ना इस तरीके से मैप, कौन सा एरिया कहाँ पे शुरू हो रहा है, कितना गैप है, इससे ये पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे इतना बड़ा एरिया, यहाँ पे इस साइड पे 200 मीटर इतना बड़ा एरिया ऑफर कर रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे हाइट बढ़ रही होगी। इस साइड पे बहुत तेजी से हाइट बढ़ी होगी पहाड़ की, यानी कि यहाँ पे शायद सीधी चढ़ाई होगी, और यहाँ पे ये धीरे धीरे आया होगा।
ठीक है, तभी टोटल करके यहाँ पे 300 मीटर पे पहुंचा, पर ये धीरे धीरे स्लांट गई है, ये बहुत तेजी से गई है। ऐसे करके ये सारे मैप्स बनाए जाते हैं और इसी अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग की जाती है। जब आपकी पहाड़ों में सड़कें भी बनाई जाती है, ऐसे मैप्स यूज करके ही बनाई जाती हैं कि सड़कों को कैसे किस हाइट पे कनेक्ट करना है। ठीक है, इन्हें कंटूर कहते हैं। तो कंटूर बैरियर का क्या मतलब है? अब इन्हीं कंटूर को एक बैरियर की तरह मान लो। मतलब अब ये नाम वहां से आया है कि अगर आप पहाड़ों पे खेती कर रहे हो, आप ना यहाँ पे बैरियर्स बना दो। ये स्टेप फार्मिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल आप खेती कर रहे हो, खेती के अंदर यानी कि ये आपका पहाड़ की स्लोप थी, स्लोप के अंदर यहाँ क्या करो, यहाँ पे एक खड्डा खोदो पहले, और यहाँ पे एक बैरियर बना दो। इस बैरियर को पत्थरों से और बाकी चीजों से भर दो, ताकि देखो कोई भी बारिश होगी, कुछ भी होगी, ये जो खड्डा है, पानी इसके अंदर, बाकी जो सॉइल है वो इसके अंदर आके इकट्ठी हो जाएगी। तुम यहाँ से दोबारा से उठा के उसे फिर से बिखेर सकते हो। और ये क्योंकि आपने बैरियर बना दिए एक इस हाइट पे, यहाँ पे ये आगे नहीं जाने देगा इस सामान को। ऐसी थोड़ी थोड़ी हाइट पे ऐसे बैरियर और पीछे उसके खड्डा ऐसे क्रिएट कर लो। इन्हें कंटूर बैरियर्स कहते हैं, जिसके कारण पहाड़ों पे आपकी सॉइल इरोजन रोकी जा सकती है। दूसरा तरीका भी पहले, तीसरा पहले बताता हूँ। टेरेस फार्मिंग, वो जो आपकी स्टेप फार्मिंग है, अगर आपने अक्सर पहाड़ों में देखा हो, खेती इस तरीके से भी की जाती है कि अलग अलग स्टेप बना दी जाती है। इसमें क्या है, जो भी यहाँ पे इरोजन होगी वो उससे नीचे वाले खेत पे गिर जाएगी, तो इस कारण इरोजन अपने आप में स्लो हो जाती है। और कहीं पे भी लेयर अगर ज़्यादा लगेगी, वो उसे शिफ्ट किया जा सकता है ऊपर वाली लेयर पे। ठीक है, उसे टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग कहते हैं, जैसे भी आप उसे कहना चाहो। रॉक डैम्स क्या होते हैं? देखो, कहीं पे भी अगर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है और आसपास की वो ज़मीन तोड़ रहा है, लेट्स सपोज यहाँ कहीं बीच में से कोई एक नाला या कोई नदी निकल रही थी। नदी क्या कर रही है, यहाँ आसपास की सारी मिट्टी तोड़ती जा रही है, क्योंकि नदी का फ्लो बहुत तेज है। नदी का फ्लो किस तरीके से स्लो करना है ताकि इरोजन होनी बंद हो जाए? हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना आपके बहुत सारे एक पत्थरों का डैम बना सकते हैं। पत्थर ही पत्थर, कोई बीच में फिलिंग नहीं करनी, बस एक के ऊपर एक पत्थर लगा दो। देखो, आपका पानी तब भी ये जो गैप्स हैं यहाँ से बीच में से निकल जाएगा, पर उसका फ्लो करने की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, जिसके कारण आसपास की जो जमीन है वो टूटनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस कारण आपकी सॉइल लॉस बंद हो जाता है। अगला मेथड है इंटरक्रॉपिंग। देखो, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि जब भी आप फसलें उगाओ, आप एक खेत के अंदर सेम फसलें सारी जगह ना उगाओ। एक लाइन किसी एक क्रॉप की उगाओ, दूसरी लाइन किसी और क्रॉप की उगाओ, फिर पहली ए, फिर दूसरी, ऐसे करके आप सारी जगह उगाओ। इससे क्या होगा, देखो, प्लांट्स की हाइट भी अलग अलग होगी, ठीक है, प्लांट की हाइट भी अलग अलग होगी। दूसरा, उनकी बिल्ड भी, उनके पत्ते भी अलग अलग तरीके से हवा को रोकते होंगे। उनकी अपनी, मतलब सॉइल फर्टिलिटी की बात करें, उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, तो वो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे उगने में। अब ये जो सारे के सारे ऐसे हैं, आपकी हवा तभी चल पाती है जब एक ना स्मूथ, अगर सारे प्लांट्स आपके सेम हाइट के हैं, हवा आराम से स्मूथली निकल के जा सकती है। पर अगर हवा को ये बाउंस करना पड़ रहा है, बीच में अगर ये गैप्स आ रहे हैं, आपकी हवा ना कभी फ्लो नहीं पकड़ पाती। फ्लो नहीं पकड़ पाएगी तो अपने साथ मिट्टी भी उड़ा नहीं पाएगी, तो अपने आप आपकी सॉइल इरोजन बच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब कंटूर के रिगार्डिंग एक और है, कंटूर प्लोइंग। अब कंटूर प्लोइंग क्या होता है? कंटूर में जो आपकी फसलें उगाने के लिए लाइनें बनानी है ना, आप लाइनें ही इस तरीके से बनाओगे वो कंटूर्स के साथ आए। यानी कि आप खेती करने के लिए अपनी सारी जमीन को ही इस तरीके से तैयार करो। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपने सारी जगह पे क्रॉप्स उगाई हैं, ठीक है, तो हर लाइन आपका एक तरह से बैरियर बन गया। ठीक है, तो प्लो ही जमीन को तैयार ही इस साइड से करो। ठीक है, जिस साइड पे आपकी स्लोप है। थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, हाथ से ज़्यादा करना पड़ता है, मशीनें नहीं लग पाती, पर इस तरीके से बार बार आपका पानी का फ्लो टूटता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। लास्ट है शेल्टर बेड्स, बेल्ट्स। ये आपके कोस्टल एरिया में हैं। देखो, कोस्टल एरिया में मैंने आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ाई थी। तो समुंदर के एरिया में लगातार हवा चलती रहती है, तो हवा चलने के कारण वो मिट्टी भी वहां पे बहुत उड़ाती है।
तो वहाँ पे बहुत चांसेस हैं सॉइल इरोजन के। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आपका कोस्टल एरिया है जहाँ पे समुद्र की बॉर्डर लगती है, और आपने अक्सर ही देखा होगा, यहाँ पे इस हवा का फ्लो तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल साथ-साथ पेड़ लगा देते हैं, पेड़ लाइन में लगा देते हैं। ठीक है? मतलब बिल्कुल बीच के साथ नहीं, बीच से थोड़ा-सा हट के ऑब्वियसली, ठीक है? आपके ऐसे पेड़ लगा देते हैं ताकि जो बीच के बियॉन्ड एरिया है, वो इफ़ेक्ट ना हो। ये बीच में बीच आ गई, इसके बियॉन्ड एरिया इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि हवा चलेगी तो ये पेड़ों से टकरा के ये हवा का फ्लो टूट जाएगा। उसके कारण वो आगे मिट्टी को नहीं अपने साथ उड़ा के लेके जा पाएगी। इस कारण एक तरह से बेल्ट बना दी जाती है ताकि ये सब कुछ बचा रह सके। ठीक है? ये था आपका ये लेक्चर। थैंक यू एंड मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।